साथियों नमस्कार, मैं विनय स्वागत करता हूं आप सभी लोगों का अपने YouTube चैनल आवर पास्ट एंड फ्यूचर पर। और साथियों हमारी चल रही कंप्यूटर की सीरीज में आज छठा लेक्चर है और हम लोग इसको सिस्टम से कंप्लीट कर रहे हैं। तो कोई भी व्यक्ति जो इलाहाबाद हाई कोर्ट आरओ एआरओ के लिए तैयारी कर रहा है वो हमारी कंप्यूटर सीरीज को एक बार जरूर देख ले। हालांकि वो तैयारी कहीं से भी करे लेकिन प्रैक्टिस के लिए बस एक बार ये सीरीज जरूरी है, क्योंकि ये सारी चीज़ें उन्हीं को ध्यान में रख करके बनाई गई हैं जो इलाहाबाद हाईकोर्ट आरओ एआरओ में पूछी जा सकती हैं। तो चलिएगा बिना किसी देर करके आज हम अपनी सीरीज पे आगे बढ़ते हैं और आज हम पढ़ने वाले हैं वर्किंग प्रिंसिपल ऑफ कंप्यूटर। इट मीन्स हाउ ए कंप्यूटर वर्क्स, ए कंप्यूटर काम कैसे करता है। और एक बात और मैं आपको बता दूं, क्योंकि टोटल 13 चैप्टर हैं जो हम लोग कंप्यूटर में कंप्लीट करने वाले हैं और इन 13 चैप्टर में हो सकता है कि वीडियोस 13 से ज़्यादा या 20 से भी ज़्यादा हों, क्योंकि वो छोटे छोटे टॉपिक्स जो ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं उनको ज़्यादा एक्सप्लेन करने की आवश्यकता पड़ेगी। तो इसलिए चैप्टर्स 13 होने के बावजूद भी आपका जो वीडियोस हैं वो ज़्यादा हो सकती है। तो नेक्स्ट स्लाइड पे हम लोग पढ़ने वाले हैं वर्किंग प्रिंसिपल ऑफ कंप्यूटर। आखिर एक कंप्यूटर किस प्रिंसिपल पे वर्क करता है, वो कौन कौन सी चीज़ें हैं जो कंप्यूटर को करनी ही होती हैं। जैसे उसमें एक नंबर एक है इनपुट। तो आपको जानकारी होगी क्योंकि कंप्यूटर एक मशीन ही है और कंप्यूटर में डेटा इनपुट किया जाता है ताकि वो डेटा इनपुट जो किया गया है उसको इंफॉर्मेशन में बदला जा सके। तो ये बात हम पहले भी पढ़ चुके थे। डेटा को इंफॉर्मेशन में, इंफॉर्मेशन क्या है, जो भी हम कैलकुलेशन करा करके प्राप्त करना चाहते हैं, ये जो भी फाइनल रिजल्ट हम चाहते हैं कंप्यूटर से, तो ऑपरेशन लगा करके या प्रोसेस करा के वो डेटा इंफॉर्मेशन में कन्वर्ट किया जाता है। तो इनपुट किया जाता है कंप्यूटर में। स्टोरेज, उस इनपुट को जो डेटा इसमें डाला गया है उसको स्टोर भी किया जाता है। हालांकि स्टोरेज की प्रोसेस दो तरीके से होती है, एक इनपुट करने के तुरंत बाद भी स्टोर होता है और एक स्टोरेज होती है ये प्रोसेसिंग के बाद भी। तो कंप्यूटर डेटा को इनपुट करने के बाद भी स्टोर करता है और प्रोसेसिंग करने के बाद जो अ, एक रिजल्ट देता है उसको भी स्टोर करता है। नेक्स्ट काम तीसरा वो है प्रोसेसिंग। तो बिना प्रोसेसिंग के तो काम होने वाला है नहीं। ये डेटा को प्रोसेस करता है और इंफॉर्मेशन में चेंज कर देता है और जो भी परिणाम आपको चाहिए, जो भी रिजल्ट आपको चाहिए वो आपको दे देता है। प्रोसेसिंग के बाद ये आउटपुट करता है, यानी कि यूजर को जो चाहिए वो निकाल करके दे देता है। तो इस तरीके से कंप्यूटर इनपुट, स्टोरेज, प्रोसेसिंग, आउटपुट ये सारे काम करता है और उन सबके मिक्सअप के लिए जरूरी है कंट्रोलिंग। अगर कंट्रोल नहीं होगा तो दिक्कत हो जाएगी। तो कंप्यूटर क्या करता है, जितने भी हार्डवेयर पार्ट्स हैं और जितने भी सॉफ्टवेयर्स हैं, तो हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर्स के बीच में एक अच्छा खासा रिलेशन रखता है ताकि ये सारे फंक्शन एक दूसरे के हिसाब से करें और एक जो वांटेड रिजल्ट है वही प्राप्त हो। तो इसके लिए कंट्रोलिंग जरूरी है। तो ये हार्डवेयर पे भी जरूरी है और सॉफ्टवेयर पे भी जरूरी है, तो इसलिए ये जरूरी है। अब हम पढ़ते हैं मशीन साइकिल। व्हाट इज मशीन साइकिल। तो आप देखिएगा कि जब भी कोई काम हमें करना होता है बाय कंप्यूटर, तो हम एक प्रोसेस से गुजरते हैं और वो प्रोसेस क्या है वो हम यहाँ पे देखेंगे। कंप्यूटर द्वारा किसी छोटे से छोटे निर्देश को संपन्न करने के लिए एक प्रोसेस से गुजरना पड़ता है, चाहे काम कैसा ही हो, छोटा हो या बड़ा। तो उसके लिए और इसे एक प्रोसेस से गुजरना ही पड़ेगा और ये प्रोसेस कहलाती है क्या, मशीन साइकिल। और इसके 4 चरण होते हैं। देखो कौन कौन से। ये आप थोड़े से इस बात को भी समझे कि इंग्लिश और हिंदी के चक्कर में ना पड़े। एक्चुअल में बहुत सारे टेक्निकल वर्ड हैं कंप्यूटर के जो आपको इंग्लिश में भी ऐसे ही मिलेंगे, हिंदी में भी, इसलिए मैंने इसको हिंदी। तो फैच, डिकोड, एग्जीक्यूट, स्टोर सीधे इंग्लिश में लिखा हुआ है और आपको भी ऐसे ही लिखना है, क्योंकि इंग्लिश में अगर हिंदी वर्जन आता है तो ऐसे करके लिख देगा फैच, ठीक है, इसको लिख देगा डिकोड। तो आप समझ सकते हैं कि कोई फायदा होने वाला है नहीं। और जब फायदा होना ही नहीं है तो आप लोग अपना पहले से ही ध्यान रखें इस चीज का कि इसको ऐसे ही तैयार करें जैसे ज्यादा फायदेमंद हो सकता है। तो चलिएगा, तो क्या प्रोसेस है। सबसे पहले होती है फैचिंग। फैचिंग का मतलब होता है कि जो मेमोरी में स्टोर डेटा है, और ये होते हैं एक प्रकार के इंस्ट्रक्शंस।
तो क्योंकि जो काम हमें कराना है उसके लिए इंस्ट्रक्शन कहाँ पे होते हैं, मेमोरी में। अभी मेमोरी पे चर्चा नहीं की है, और वो मेमोरी से फैच किए जाते हैं, मतलब वहां से प्राप्त किए जाते हैं। तो सबसे पहले कंप्यूटर क्या करेगा, जो भी कमांड लगी है वो मेमोरी से उठाएगा, फैच करेगा। दूसरी बात, फिर उसको क्या करेगा, डिकोड करेगा, मतलब उस इंस्ट्रक्शन में क्या लिखा है, मतलब क्या फंक्शन करना है कंप्यूटर को, या क्या चीज करनी है। तो यहाँ से इंस्ट्रक्शन लेने के बाद वो इसको कमांड के तौर पे काम करेगा, MMAND। तो इस तरीके से यहाँ वो आकर के कमांड बन जाती है, डिकोड हो जाता है। अब उसके अनुसार कंप्यूटर क्या करता है, एग्जीक्यूट करता है। एग्जीक्यूट का मतलब एक तरीके से आप ये समझ लीजिएगा प्रोसेस। तो कंप्यूटर क्या करेगा, सबसे पहले फैच करेगा मेमोरी से इंस्ट्रक्शन कि करना क्या है उस मैटर का, डेटा का, और उसको डिकोड करता है, मतलब पढ़ता है कि इसमें लिखा क्या है, और वही कमांड बन जाती है फिर। और उसी के माध्यम से फिर कंप्यूटर उसको एग्जीक्यूट करता है, यानी कि प्रोसेस करता है, और बाद में उस डेटा को स्टोर कर लेता है। हालांकि स्टोरेज में बता चुका हूँ कि ये दो अलग अलग स्टेजेस पे होती है। कंप्यूटर डेटा इनपुट करते हुए भी और आउटपुट देते हुए भी उसको पहले डेटा को स्टोर करके रखता है, इनपुट करके, मतलब स्टोर करके रखता है। तो एक विशेष साइकिल है जो आपको ध्यान रखनी है, फैच, डिकोड, एग्जीक्यूट, स्टोर। तो कई बार क्या करता है कि इनका ऑर्डर लगवा लेता है। तो ऑर्डर के लिए आपको ध्यान रखना है, क्या होती है, सबसे पहले फैचिंग, फिर डिकोडिंग होती है, फिर एग्जीक्यूटिंग होती है, और फिर स्टोर। दिस इज मशीन साइकिल, और ये हर किसी इंस्ट्रक्शन को कंप्लीट करने के लिए जरूरी है। चलिएगा नेक्स्ट पेज पे चलते हैं, नेक्स्ट स्लाइड। अब हम देख लेते हैं कि मेन कंपोनेंट्स ऑफ द कंप्यूटर क्या है। तो मेन कंप्यूटर हार्डवेयर के विशेष तौर से हम लोग देखने वाले हैं। तो कंप्यूटर की जो इंटरनल स्ट्रक्चर है वो अलग अलग कंप्यूटर्स में अलग अलग हो सकती है, ये बात बिल्कुल सही है। पर वर्किंग सिस्टम के आधार पर निम्न प्रकार से बांटा जा सकता है, क्योंकि कंप्यूटर में वर्क होने के लिए कुछ चीजें होनी जरूरी हैं, बाकी जैसे बने वो एक अलग बात है। तो कैसी चीजें, ये ई गलत बन गया, यहाँ पे ई की आवश्यकता नहीं थी। तो ये पहला है, तो साथियों आपको पता है कि एक प्रकार की इनपुट यूनिट्स की जरूरत पड़ती है ताकि कोई भी यूजर क्या कर सके, डेटा को इनपुट कर सके। और इनपुट करने के लिए आपको चाहिए इनपुट डिवाइसेस। रीजन ये है कि एक तो कंप्यूटर जो है वो बाइनरी लैंग्वेज में ही चीज़ों को एक्सेप्ट करता है, और हम लोग यूज़र किसी भी तरीके से इसको इस्तेमाल करना चाहते हैं। तो इनपुट यूनिट क्या करती है, हमारी लैंग्वेज को बाइनरी में कन्वर्ट कर देती है ताकि कंप्यूटर को ये बात समझने में आसानी हो। तो इनपुट यूनिट्स जो भी बहुत सारी हैं, हालांकि इसका एक अलग से चैप्टर होगा, इनपुट यूनिट्स का भी, स्टोरेज यूनिट्स का भी, सिस्टम यूनिट का भी, और इसका आउटपुट यूनिट का। इसका मतलब है कि 4 चैप्टर होने वाले हैं जो हम एक एक करके चर्चा करेंगे। उसके बाद होती है स्टोरेज यूनिट, स्टोरेज यूनिट, और तीसरा होता है सिस्टम यूनिट, और चौथा होता है आउटपुट यूनिट। आप यहाँ पे देखिएगा सिस्टम यूनिट में 3 विशेष चीजें होती हैं, मदरबोर्ड, दूसरा सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट यानी कि CPU, ये हमारे सिस्टम यूनिट के भाग होते हैं, और तीसरी होती है प्राइमरी और मेन मेमोरी, दिस इज थर्ड पार्ट। तो सिस्टम यूनिट में 3 चीजें जरूरी हैं, वो आपको ध्यान रखनी है। लेकिन आप देखेंगे कि ये भी मेमोरी है, ये भी तो एक स्टोरेज यूनिट है, जबकि हम यहाँ पे भी देख रहे हैं। तो एक्चुअल में ये होती है सेकेंडरी स्टोरेज, सेकेंडरी स्टोरेज, या इनको ऑक्सिलरी भी बोलते हैं। क्या, ऑक्सिलरी, ऑक्सिलरी स्टोरेज। तो इस तरीके से आप देखेंगे कि स्टोरेज भी 2 प्रकार से होता है, प्राइमरी स्तर पे स्टोरेज होता है और सेकेंडरी स्तर पे स्टोरेज होता है। तो जो सिस्टम यूनिट का भाग होता है उसे हम मेन मेमोरी या प्राइमरी मेमोरी कहते हैं, जबकि दूसरी होती है सेकेंडरी मेमोरी। प्राइमरी मेमोरी कैसी होती है, ये वोलेटाइल होती है। वोलेटाइल मतलब जो डेटा को कुछ समय के लिए रखती है, और उसमें डेटा कंप्यूटर के बंद होने के साथ ही साथ ये डेटा समाप्त हो जाता है। जबकि जो सेकेंडरी स्टोरेजेस होती हैं उसमें डेटा ये नॉन वोलेटाइल होती है, और इसमें डेटा बना रहता है। ठीक है, ये आपको फिलहाल ध्यान रखना है। उसके बाद आप पढ़ेंगे आउटपुट यूनिट। तो आउटपुट यूनिट भी बहुत सारी होती हैं, और ये बाइनरी को जो कंप्यूटर की लैंग्वेज है उसमें निकाल करके यूजर की लैंग्वेज में कन्वर्ट करके दे देता है। तो इस तरीके से हमें 4 चीज़ों की या 4 विशेष फंक्शन की कंप्यूटर की जरूरत पड़ती है। नंबर 1 इनपुट यूनिट,
नंबर 2 स्टोरेज यूनिट, नंबर 3 सिस्टम यूनिट और नंबर 4 कंप्यूटर यूनिट, इस तरीके से। उसके बाद हम कुछ पढ़ने वाले हैं मेजरिंग द परफॉर्मेंस ऑफ द कंप्यूटर सिस्टम। ये तो आपको पता चल गया कंप्यूटर क्या करता है। कंप्यूटर बहुत सारे फंक्शन को कंप्लीट करता है, लेकिन प्रोसेस एक ही होता है। अब हमें कुछ ये चीजें देखनी है कि कंप्यूटर की जो परफॉर्मेंस है, तो मतलब उसकी जो वर्किंग स्पीड है वो क्या क्या होती है और उसको कैसे मापा जा सकता है, मेजर किया जा सकता है। तो उसके लिए 3 बड़े नाम आपको याद रखने हैं: थ्रूपुट, रेस्पॉन्स टाइम और टर्न अराउंड टाइम। तो ये तीनों ही बड़े इंपॉर्टेंट हैं, तीनों ही चीज़ों को आपको ध्यान रखना है और कंफ्यूज बिल्कुल नहीं होना है, क्योंकि हम हर चीज़ पे डिटेल्ड चर्चा करेंगे, कोई चीज़ रह नहीं जाएगी। तो ये जो आज की वीडियो है, ये एक प्रकार की इंट्रो वीडियो है, ताकि आपको पता चल जाए कि कंप्यूटर के जो मेन पार्ट्स हैं वो क्या क्या है, और फिर हम मेन पार्ट को एक एक करके डिटेल में चर्चा करेंगे। तो घबराने की आवश्यकता नहीं, और कोशिश ये करिएगा कि फॉर्म्स आने से पहले पहले आप लोग अच्छे से तैयारी कर लें काफ़ी, ताकि जब फॉर्म आए तो उसके बाद अगर समय कम भी होता है तो हम लोग उसको एडजस्ट कर सकें। तो चलिएगा, थ्रूपुट क्या होता है। तो प्रति इकाई समय में, पर यूनिट समय में कंप्यूटर द्वारा संपादित किए गए उपयोगी प्रोसेसिंग की संख्या, मतलब कितना डेटा प्रोसेस कर रहा है यूनिट टाइम में। यूनिट टाइम मतलब आपको पता है एक बना करके आता है, वो 1 सेकंड हो, 1 नैनो सेकंड हो, 1 मिनट हो, 1 घंटा हो, इस तरीके से। तो यूनिट समय में कंप्यूटर द्वारा संपादित किए गए जितनी भी प्रोसेसिंग डेटा है उसको क्या बोलते हैं? थ्रूपुट। तो कंप्यूटर जितना भी काम करता है 1 सेकंड में, जितनी भी प्रोसेसिंग करता है वो क्या कहलाती है? थ्रूपुट। दूसरा है रेस्पॉन्स टाइम। तो जब आप कंप्यूटर को प्रोसेस करने के लिए कोई कार्य देते हैं, मान लो आपने दिया कि 2+3, ये अपना डेटा इनपुट कर दिया और आपको आउटपुट चाहिए। तो पहले तो काम है कि कंप्यूटर को प्रोसेसिंग के लिए दिए जाने वाले कार्य, ये जो कार्य दिया है, तथा सीपीयू द्वारा उस कार्य को संपादित करने के लिए की गई पहली प्रतिक्रिया। अब कंप्यूटर जो भी काम सबसे पहले करेगा इसको प्रोसेस करने के लिए, उसके बीच का समय, रेस्पॉन्स टाइम। तो ये आपको पता है कि जब आपने किसी से सवाल पूछा, मान लीजिएगा ये व्यक्ति है, इसने बी से सवाल पूछा, तो बी जैसे ही कुछ सवाल बोलेगा तुरंत, तो उसके बोलने का समय और इसके सवाल पूछने के जो बीच का टाइम है, ये क्या होगा? रेस्पॉन्स टाइम। तो कितनी देर में वो रेस्पॉन्स कर रहा है। तो रेस्पॉन्स टाइम आप समझ गए कि ये क्या समय है? कंप्यूटर की प्रोसेसिंग के लिए दिया जाने वाले कार्य जब वो इनपुट किया जाता है, तो ये इनपुट और दूसरी तरफ आउटपुट की स्टार्टिंग, ये आउटपुट है, तो इसका एक वेरिएशन है, ये ए पॉइंट है इसका, ये बी पॉइंट है। तो जब ये फर्स्ट टाइम प्रोसेस करेगा तो ये और ये, तो इसके बीच का जो समय है वो कहलाता है रेस्पॉन्स टाइम। दूसरा टर्न अराउंड टाइम, कंप्यूटर को प्रोसेसिंग करने के लिए दिया जाने वाला टाइम और प्लस कंप्यूटर द्वारा कर अंतिम परिणाम देने के बीच का समय क्या कहलाता है? टर्न अराउंड टाइम। तो मतलब यूं कह लीजिएगा सीधा सीधा, जितना काम कंप्यूटर कर रहा है, जितनी भी प्रोसेसिंग कर रहा है यूनिट टाइम में, उसको तो हम कहते हैं। और उसके बाद आप देखेंगे कि जो समय कंप्यूटर ले रहा है किसी भी काम को रेस्पॉन्स करने के लिए, मतलब आपने इनपुट तो कर दिया, डेटा को इनपुट करने में जो टाइम ले रहा है रेस्पॉन्स करने में, तो वो रेस्पॉन्स टाइम है। और कंप्लीट करने में जो टाइम ले रहा है उसको अंतिम परिणाम देने में, आउटपुट का फाइनल रिजल्ट देने में, तो वो उसका टर्न अराउंड टाइम होता है। तो ये चीज़ें आपको ध्यान में रखनी है। मैं उम्मीद करता हूँ कि ये सारी बातें आप लोगों को समझ आई होंगी, और अगर ये समझ में नहीं आ रही हैं तो आपको दिक्कत हो सकती है। तो आप अपना रास्ते को चुनिएगा और ईजी बनाइएगा, ताकि आपको आने वाले समय में दिक्कत ना हो। और ये साथियों इस प्रकार की चीज़ है कि कंप्यूटर, एक तो पहली बात है कि 20 नंबर का आना ही है, और 20 नंबर आने के साथ साथ आपको नंबर भी पूरे में से पूरे दे करके जा सकता है। तो इसलिए बिना किसी देर करके आप लोग कंप्यूटर सीरीज को कंप्लीट करिएगा। बस आज की वीडियो में इतना ही। अगली वीडियो में हम सिस्टम यूनिट के साथ फिर आएंगे, और तब तक के लिए आप इन पिछली वीडियोस को कवर करें। जय हिंद।